धोखेबाज घटिया इंसान, ये क्या किया तुमने? वो बेचैनी की कैफियत में उसको देखकर चिल्लाई। बोलो, जवाब दो। अब खामोश क्यों हो गए हो? बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? उसने नीली आंखों में देखते हुए उसका गिरेबान पकड़कर चिल्ला कर कहा। आंखों आंसू आंखों की बाढ़ तोड़कर गाल पर बहे। मैंने तुमसे मोहब्बत की, भरोसा किया, एतबार किया, मगर तुमने तुमने क्या किया? मेरी मोहब्बत का मान तोड़ा, मेरा भरोसा तोड़ा। तुमने मुझसे ही मेरा सब कुछ छीन लिया। ये क्या किया तुमने? उसने गिरबान छोड़कर चीख कर कहा, जबकि उसके ऐसे बार बार चीखने पर नीली आंखों में शदीद गुस्से की लहर उठी। जबकि वो उसके गुस्से से भरी नीली आंखों की परवाह किए बगैर चीख रही थी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। सुना तुमने? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। वो चीख कर कह कर आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगी और फिर तंजिया अंदाज में हंसने लगी। हंसते हुए भी आंखों से आंसू जारी थे। मैं चाह कर भी तुम्हें बद्दुआ नहीं दे पा रही। जानते हो क्यों? हंसते और रोने की मिली जुली कैफियत में तंजिया लहजे में पूछती है, क्योंकि जिनसे मोहब्बत की जाए ना, इन्हें कभी चाह कर भी बद्दुआ नहीं दे पाते। मेरे साथ भी किस्मत ने यही खेल खेला है कि जिससे मोहब्बत की उसने मेरा भरोसा तोड़ा, और मैं चाहते हुए भी ये तुम्हें बद्दुआ नहीं दे पा रही। मुझे नहीं था पता कि मुझे मोहब्बत करने की ये सज़ा मिलेगी। मेरी वफा के बदले तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। वो कहती रुख मोड़ गई, क्योंकि अब वो अपनी बेबसी, अपनी तकलीफ इस बेहिस को दिखाना नहीं चाहती थी, जिसकी नीली आंखें जब्त से सुर्ख हो गई थी। कुछ नहीं बताया ना उसने भी, और तुम उसको भी जान से मार आए। अजलान ने बेसमेंट से बाहर आता देख उसकी तरफ बढ़ा और एक गहरी सांस भरकर कहा। बेस्ट ने एक नज़र उसे देखा और बोलना शुरू किया। हाँ, मार आया उसे भी, क्योंकि मैं जानता था वो कुछ नहीं बताएगा। बेस्ट ने कहते साथ ही अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए। मेरी बात सुनो दामीर, अगर तुम थोड़ा इंतज़ार कर लोगे तो वो ज़रूर तुम्हें बता देंगे, मगर तुम हमेशा इनको मार कर उम्मीदें ख़त्म कर देते हो। अजलान ने उसके आगे बढ़ने पर उसके साथ चलते हुए कहा। दामीर एकदम रुका और एक सर्द नज़र अजलान पर डाली, जिससे अजलान के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैं जानता था कि वो मुझे नहीं बताएगा, तो मैं क्यों करता इंतज़ार? वो जो कोई भी है ना, उसने अपने बंदों को इतना वफादार बनाया हुआ है कि कोई उससे गद्दारी करने का सोच भी नहीं सकता। इस इंसान की अगर कोई बात नहीं मानता तो वो उसे मार देता है और अपनी छाप छोड़ देता है, मगर अफसोस उसे ये नहीं पता कि इस मर्तबा उसको बीस्ट का मुकाबला करना पड़ेगा। वो बीस्ट जो कभी हार नहीं मानता, बल्कि जब तक अपना मकसद पूरा ना कर ले वो पीछे नहीं हटता। तो अब मैं उसे सही मायनों में बताऊंगा कि बीस्ट क्या है। और तुम? नमीर जब्त की इंतहा से कहता एकदम जलान की तरफ मुतवज्जो हुआ, तो जलान ने सवालिया नजरों से उसे देखा। तुम जब किसी चीज की उम्मीद करते हो ना, तो उस उम्मीद को ख़त्म ना होने दिया करो, क्योंकि जब उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं तो इंसान हार मान जाता है। तो तुम अपनी उम्मीदें पर कायम रहो, क्योंकि मैं तुम्हें मायूस नहीं होने दूंगा अजलान। क्योंकि मैं खुद मायूस नहीं हुआ तो तुम्हें भी होने नहीं दूंगा। तो आइंदा मेरे से ये बात मत कहना। दामीर आखिरी जुमला उससे सर्द महरी से कहता आगे घर के अंदर चला गया। जबकि अजलान ने सर ऊंचा करके आसमान की तरफ देखा तो बेसाख्त उसकी आंखों में नमी आ गई। अरमीन, क्यों तुम और फारिस मुझे अकेला छोड़कर चले गए? तुम जानती थी ना कि मैं तुमसे और फारिस से कितनी मोहब्बत करता हूँ, तो तुम दोनों क्यों मुझे अकेला छोड़ गए? मैं बहुत मिस कर रहा हूँ तुम दोनों को। अजलान ने तकलीफ से कहते हुए आंखों में आने वाली आने वाले नमी को साफ किया। तुम देखना, मैं बहुत जल्द तुम्हारे और फारस की मौत का बदला उस हैवान को तड़पा तड़पा कर लूंगा जिसने तुम्हें और फारस को मेरे से जुदा किया। वो खुद से हद करता अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को अंदर धकेलता घर के अंदर चला गया। दामीर जब शावर लेकर बाहर आया तो अजलान, जो पहले से ही उसके कमरे में सोफे पर टांग जमाए बैठा उसी का इंतजार कर रहा था, दामीर के बाहर आने पर उसे देखा, जो अपने खून वाले कपड़े उतार कर शावर ले चुका था और अब निखरा निखरा सा लग रहा था। अदनान जानता था वो हमेशा की तरह इस बार भी मुलाजमों
को कोई ना कोई काम पहले ही दे चुका था ताकि कोई मुलाजिम उसका इस हुलिये में ना देख ले। वो ज़्यादातर ये काम रात के वक्त या सुबह फजर के बाद अंजाम देता था। दामीर टावल से अपने कंधों तक आते बाल रगड़ता बाहर आया और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने बालों को नफासत से बनाने लगा। जब से आदम साहब दामीर के वालिद की डेथ हुई थी तब से दामीर ही उनका बिजनेस भी संभालता था। बुराई की दुनिया में उसका एक अलग वजूद और एक अलग नाम था। वो जिसको मारता था उसकी लाश वहीं वहीं पर वापस पहुंचा दी जाती जहां से उसको लाया जाता था और अपनी छाप बेस्ट के नाम से छोड़ देता ताकि इन लोगों के लिए वो इबरत बन जाए। दामीर की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से वाक़यात आए थे जिससे वो पहले की निस्बत और बुरे तरीके से इन लोगों को मारता था जिनका बुराई की दुनिया से तलब था। वो इंसान जिसका दिल पत्थर की तरह था, एक वाक़ये से उसका दिल नरम पड़ने लगा था, मगर फिर ज़िंदगी ने उसको ऐसे मोड़ पर ला कर खड़ा किया कि वो एक मरतबा फिर से पत्थर दिल इंसान बन चुका था। वो इंसान जिसकी ज़िंदगी में माफ़ी की कोई अहमियत ना थी। अजलान ने एक नज़र उस पर डाली जो ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। नफासत से बनाए काले घने बाल जो कंधों तक उसने बड़े किए हुए थे, खूबसूरत नीली आंखें हमेशा की तरह संजीदा थी। ब्लैक सूट में वो मुकम्मल वजाहत का शाकार लग रहा था और किसी को भी अपना सीर करने का हुनर रखता था। गिरनी के लिए किसी फीमेल डॉक्टर का इंतज़ाम किया जो हर वक्त इनके साथ हो। दामीर अजलान को अपनी तरफ देखता पाकर संजीदगी से पूछता है और अपना रुख अजलान की तरफ करता है। अभी तक कोई नहीं मिली मगर इंशाल्लाह जल्द कोई ना कोई मिल जाएगी। अजलान इस पर से नज़रें हटाकर कहता कमरे से बाहर चला गया, जबकि दामीर जान चुका था कि वो और रामीन और फारिस अजलान की बीवी और बेटा को इस वक्त शिद्दत से याद कर रहा है। अजलान दामीर का अच्छा और पुराना दोस्त था और दामीर के हर काम में इसका साथ साथ रह देता था। अजलान बुरे लोगों को कभी कभी मारता था जबकि दामीर शुरू से ही बहुत बुरे तरीके से लोगों को मारता था। अजलान की शादी 5 साल पहले रामीन से हुई थी और शादी के 2 साल बाद उनका एक बेटा हुआ था जिसका नाम उन्होंने फारिस रखा था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर पिछले साल अजलान की ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे रामीन और फारिस दोनों की डेथ हो गई। इस हादसे से अजलान बहुत टूट कर रह गया था और उस मुश्किल वक्त में फिर दामीर ने खुद को संभालने की साथ साथ अजलान को भी संभाला, क्योंकि इस वाक़ये से कुछ वक्त पहले आदम साहब की भी डेथ हुई थी और ये दोनों हादसे कत्ल थे और अजलान की बीवी, बच्चे और आदम साहब का कत्ल एक ही था। कातिल एक ही था। ये बात दामीर और अजलान दोनों जानते थे क्योंकि उस शख्स ने इनका कत्ल करके अपनी छाप इन पर छोड़ दी थी जिसको आज तक अजलान और दामीर ढूंढ रहे थे, क्योंकि आज तक दामीर की ज़िंदगी में जितने भी हादसे हुए थे उसका जिम्मेदार वही शख्स था और उस बात का अंदाज़ा दामीर को उस शख्स के कत्ल करने के बाद छोड़े गए निशान से हुआ था। अगर उसका कोई बंदा दामीर को मिल भी जाता तो वो बंदा इतना वफादार होता था कि मुंह से कुछ ना गलता था और यही बात दामीर के जुनून को बढ़ा जाती थी। 29 साल दामीर की ज़िंदगी में बहुत ऐसे वाक़यात आए जिसने दामीर को तोड़कर रख दिया था, मगर अजलान ने उसे हर वो मुश्किल वक्त में संभाला था कि वो अपने गुस्से को ज़रा काबू में रखे, मगर ये मुमकिन नहीं था। दामीर अजलान के पीछे ही कमरे से बाहर गया। दामीर अजलान के पास गया तो उसकी आंखें काफ़ी सुर्ख हो रही थीं। दामीर अजलान की हालत समझ रहा था। अजलान, फिक्र ना करो, हम अब बहुत जल्द उसको ढूंढ लेंगे जिसकी वजह से तुम्हें और मुझे तकलीफ हुई है। दामीर ने अजलान के कंधे पर हाथ रखकर उसको हौसला देते हुए कहा। अजलान ने मुझसे हाँ में सर हिला दिया। चलो आओ, गिरनी के कमरे में चलते हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। दामीर ने नरम मुस्कुराहट के साथ अजलान से कहा तो अजलान ने भी मुस्कुराने की कोशिश की मगर मुस्कुरा ना सका। दामीर की दादी जान, जिन्हें वो बचपन से गिरनी कहता था, वो रोज़ इस वक्त इन दोनों का कमरे में इंतज़ार करती थी क्योंकि वो जानती थी कि अजलान और दामीर इस वक्त इनके पास आते हैं। दामीर इनका ख्याल रखने के लिए एक फुल टाइम फीमेल डॉक्टर रखना चाहता था जो हर वक्त फरीदा बेगम गिरनी का ख्याल रखे। वो दोनों फरीदा बेगम के कमरे में दाखिल हुए। फरीदा बेगम बेड क्रॉन से टेक लगाए शादीनी की राह तक रही थी। इन दोनों को अंदर आता देख वो मुस्कुरा दी। अस्सलाम वालेकुम। इन दोनों ने एक साथ फरीदा
फरीदा बेगम को सलाम किया तो उन्होंने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया। कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? दामिर ने बेड पर बैठकर इनका हाथ थाम कर पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दामिर, आप मेरी इतनी फिक्र ना किया कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने उसकी फिक्र करने पर मुस्कुराकर कहा, कैसे फिक्र ना करूँ आपकी? आप खुद तो अपनी फिक्र करती नहीं है तो मुझे ही आपकी फिक्र करनी पड़ेगी ना। दामिर ने उनकी बात सुनकर थोड़ी नाराजगी से कहा, जबकि अजलान पास चेयर पर बैठा दादी पोते का प्यार देखकर मुस्कुरा रहा था। अजलान बेटा, आप ही इसको कुछ समझाएं, फरीदा बेगम ने अजलान से कहा, जो इन्हें दोनों को मुस्कुराता हुआ देख रहा था। मैं क्या समझाऊं ग्रीनिंग, बिल्कुल ठीक कह रहा है दामिर, आप खुद तो अपनी फिक्र करती ही नहीं है तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। अजलान ने दामिर का साथ देते हुए कहा। फरीदा बेगम इन दोनों की फिक्र पर मुस्कुरा कर रह गई और फिर उन्होंने काफ़ी देर एक साथ बैठकर बातें की। दामिर और अजलान ने ऑफिस 9 बजे तक जाना था, जबकि अभी पौने 8 हुए थे। तामीर की आदत थी कि वो ज़रा पहले तैयार हो जाता था और फिर फरीदा बेगम के पास बैठता था और फिर नाश्ता करके अजलान और दामीर ऑफिस चले जाते थे। वो जॉब की तलाश में सड़क पर चल रही थी कि कोई अच्छी जॉब ही उसे शायद मिल जाए, जैसे किसी रेस्टोरेंट में उसे जॉब मिल जाए, मगर अभी तक उसे ऐसी कोई जॉब नहीं मिली थी। गर्मियों का मौसम था, सुबह के 8 बजे ही गर्मी से उसके चेहरे पर पसीना आ गया था। तभी उसका मोबाइल रिंग हुआ। उसने अपना बैग से मोबाइल निकाला तो उसकी दोस्त हरमीन की फ़ोन था। अभी उसने पिछले माह ही पहले से जमा किए कुछ पैसों से एक अच्छा फ़ोन लिया था। इससे पहले वो नोकिया के एक छोटे से फ़ोन पर गुजारा कर रही थी, जो उसके लिए महीने काफ़ी मुश्किल था। इसीलिए उसने कुछ महीनों पैसे जमा करके एक अच्छा सा फ़ोन ख़रीदा। उसने कॉल अटेंड की और फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो हरमीन? उसने फ़ोन उठाकर सलाम में पहल किया। हरमीन का हाल पूछा। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? गुल, हरमीन ने अस्सलाम का जवाब देकर गुल का हाल पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। गुल ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, तुम कहाँ हो इस वक्त? गुल ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, तुम कहाँ हो इस वक्त? हरमीन ने पीछे से ट्रैफिक की आवाज़ सुनकर गुल से पूछा। तुम क्यों पूछ रही हो? गुल ने एक गहरी सांस भरकर पूछा। तुम बताओ, तुम कहाँ हो इस वक्त? हरमीन ने गुल के सवाल को नज़रअंदाज करके पूछा। कोई जॉब ढूंढ रही हूँ, गुल ने आंखें बंद करके जवाब दिया। गुल, तुम जानती हो तुम्हारी पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई और इस तरह तुम्हें जॉब कैसे मिल सकती है? और जब तुम MBBS का 4th ईयर स्टार्ट हो चुका है, जबकि तुमने सिर्फ 3rd ईयर तक पढ़ा है, तो कोई कैसे दे सकता है तुम्हें जॉब? तुम्हें याद है ना, जब तुम रेस्टोरेंट में जॉब करती थी तब क्या हुआ था? तो अब तुम कैसे रेस्टोरेंट में जॉब करने का सोचना भी मत। मैं तुम्हें कह तो रही हूँ यार कि तुम मेरे घर रह लो। ज़रूर तुमने किराए के इस छोटे से घर में रहना है जहाँ तुम रहने की आदी भी नहीं हो। हरमीन ने उसे समझाते हुए बेबसी से कहा, क्योंकि वो पहले भी बहुत मर्तबा गुल को कह चुकी थी कि ये बात, मगर गुल मानने को तैयार नहीं थी। जानती हूँ मैं सब हरमीन, और जहाँ तक बात है इस छोटे से घर में रहने की, तो मजबूरी में इंसान को इन चीज़ों का आदी होना पड़ता है, और मैं तुम्हें ये बात पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। बेबसी से कहते हुए उसकी आंखों में नमी झलकी। क्यों नहीं रह सकती तुम? हम दोनों साथ रहेंगे, साथ पढ़ेंगे, तो तुम क्यों मना कर रही हो? हरमीन ने गुल की बेबस आवाज़ सुनकर उसको एक मरतबा फिर से समझाना चाहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मेरी तरफ से कोई मसला हो। और प्लीज़ हरमीन, मैं और बात नहीं करना चाहती इस बारे में, गुल ने तलखी से कहा। वो हरमीन से ऐसी बात करना नहीं चाहती थी, मगर वो मजबूर हो गई थी। ओके, हरमीन ने गुल की बात सुनकर एक गहरी सांस भरकर कहा। आई एम सॉरी हरमीन, मैं तुमसे ऐसे बात करना नहीं करना चाहती थी, मगर तुम बार बार एक बात करती हो तो मुझे गुस्सा आ गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। गुल ने हरमीन के एक लफ्ज़ी जवाब पर शर्मिंदगी से कहा। इट्स ओके, मैं जानती हूँ तुम काफ़ी परेशान हो, मुझे बार बार ये बात नहीं करनी चाहिए थी। हरमीन ने उसे शर्मिंदा होता देख खुद भी शर्मिंदगी से कहा, खैर इन बातों को छोड़ो, अगर तुम्हें कोई जॉब का पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। तो तुम
तुम तो जानती हो पिछले महीनों से अब तो रेस्टोरेंट से भी जॉब छोड़ दी है, कोई अच्छी जॉब मिले तो बताना। गुल ने बात को बदलते हुए इधर उधर देखते हुए फ़ोन पर हरमीन से कहा, हाँ ज़रूर, वैसे भी नेट पर देख रही थी कि एक बिजनेसमैन को किसी फुल टाइम फीमेल डॉक्टर की ज़रूरत है और जो करना चाहती है जॉब वो आ जाए। तुम चाहो तो मैं लिंक सेंड कर दूँ। हरमीन ने गुल को बताया। हाँ तुम सेंड करो, मैं देखती हूँ। गुल ने कहते साथ ही रक्षा ढूंढने के लिए नजरें इधर उधर दौड़ाई। हरमीन ने उसे से लिंक सेंड किया तो गुल ने कंपनी का नाम देखा और अपना बैग कंधे से ठीक किया और पास आते रक्षे को हाथ से रुकने का इशारा किया। रक्षा रुक गया तो गुल उसमें बैठ गई और रक्षे वाले को कंपनी का नाम बताया और उसे वहां से ले जाने को कहा। गुल एक अच्छे और अमीर घराने से तलकती थी। गुल अपने माँ बाप और छोटी बहन के साथ अपने आलीशान घर में रहती थी। गुल डॉक्टर बन रही थी और उसने MBBS के 3rd ईयर के इम्तहान दिए थे जिनमें वो अच्छे नंबर से पास हो गई थी। मगर 3rd ईयर मुकम्मल करने से पहले उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने उसको सब कुछ छीन लिया था। माँ बाप, बहन, घर और उसकी खुशियाँ वो टूट कर रह गई थी। इस हादसे को गुजरे हुए 6 माह हो चुके। गुल ने पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। हरमीन ने उसे बहुत फोर्स किया कि गुल उसके साथ रह ले, मगर गुल ने इनकार कर दिया। हरमीन उसकी यूनिवर्सिटी की अच्छी दोस्त थी। अब वो एक किराए के एक छोटे से घर में रहती थी। पिछले कुछ माह से वो एक रेस्टोरेंट में जॉब करती थी और रेस्टोरेंट में मिलने वाले पैसों से ही वो घर का खर्चा उठाती थी और साथ साथ कुछ पैसे जोड़कर उसने एक नया फ़ोन खरीदा क्योंकि हालात की वजह से उसे अपना पहला फ़ोन बेचना पड़ा था और वो नोकिया का एक छोटा सा फ़ोन इस्तेमाल करती थी। रेस्टोरेंट से उसने जॉब करनी पिछले महीने ही छोड़ दी थी क्योंकि रेस्टोरेंट में कुछ आवारा लड़कों ने उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसने वो जॉब छोड़ दी थी क्योंकि वो ये सब दोबारा नहीं चाहती थी। तब से ही वो किसी नई जॉब की तलाश में थी और आज हरमीन ने उसे एक जॉब के बारे में बताया जिसे सुनते ही वो बगैर देर किए इस कंपनी में जाने के लिए तैयार हो गई। दामीर और अजलान फरीदा बेगम के कमरे से होने के बाद फरीदा बेगम के कमरे से 2 कमरे छोड़कर बने हुए कमरे में दाखिल हुए। अंदर एक 20 साल लड़की बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था। तामीर और जलान उसके पास गया और पास खड़ी नर्स से उसकी कंडीशन का पूछा। सर अभी तक तो इन्हें कल से होश नहीं आया क्योंकि कल इनकी बिगड़ती हालत से मैंने इनको नींद का इंजेक्शन लगाया था और इनके ज़ख्म भरने में कुछ टाइम और लगेगा, मगर अब तो ये माशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है क्योंकि जब ये आई थी तो सॉरी टू से कि मुझे इनके बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि इनको 5 गोलियां लगी हुई थीं और कुछ चोटों के निशान भी थे, मगर अब तो ये पहले से काफ़ी बेहतर हैं क्योंकि इनके ज़ख्म काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं। नर्स ने लेटी हुई लड़की की तरह कंडीशन बताई और आखिर में इस लड़की ने चेहरे पर नज़र डाली जहाँ कुछ चोटों के निशान थे। अब आप बाहर जा सकती हैं। ज़मीन ने नर्स के पूरी बात सुनकर उसे बाहर जाने को कहा तो नर्स बाहर चली गई। इस बड़े से कमरे में तो ज़रूरत की हर चीज़ थी जो एक मरीज़ के लिए होती है। तुम उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकते ना? अजलान ने दामीर से पूछा जिसकी नज़र उस लड़की पर थी। मैं कैसे उसको तकलीफ़ में देख सकता हूँ अजलान? मेरी मोहब्बत की इसमें जान बसती थी तो मैं कैसे उसको तकलीफ़ में देख सकता हूँ? ये बिल्कुल मेरी बहनों जैसी है, मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता। उसका एकदम से उठकर चीखना चिल्लाना मुझे तकलीफ़ देता है और वो लड़की कैसे ना डरे जिस लड़की ने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप का कत्ल होते देखा है। वो लड़की कैसे ख्वाबों में ना डरे, कैसे अंधेरी रातों में ना डरे। मैं जब जब उसे देखता हूँ मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। इसके वालिदैन के साथ हुआ हादसा ये कैसे भुला सकती है। फिर उसको कत्ल करने की कोशिश की गई थी कि अगर मैं वक्त पर ना पहुँचता तो आज शायद ये हमारे साथ ना होती। दामीर आंखें बंद करके तकलीफ से कहता अजलान को महक के बेहद मासूम चेहरे की तरफ देखने पर मजबूर कर गया। अजलान ने उसका मासूम चेहरा देखा जहाँ मासूमियत के साथ साथ चोटों के निशान भी थे। अजलान ने इसके मासूम चेहरे से नजरें हटाई और दामीर की तरफ देखा जो अब अपनी आंखें खोल चुका था और महक को देख रहा था। महक, मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा जिसने तुम्हारे माँ बाप का कत्ल किया और तुम्हें भी मारने की कोशिश की क्योंकि उस इंसान ने तुम्हारे माँ बाप के साथ साथ मेरे बाप, अजलान की बीवी, बच्चे और मेरी मोहब्बत का कत्ल किया है। मैं उस इंसान को कभी माफ़ नहीं करूंगा। इतनी बुरी मौत दूंगा कि वो सब के लिए इबरत बन जाएगा। दामीर इस इंसान के लिए नफरत से कहता महक को एक नज़र देखकर बाहर चला गया तो अजलान भी महक को देखकर दामीर के पीछे बाहर चला गया। महक के वालिदैन का कत्ल जिसने किया था उसी इंसान ने बाद में आदम साहब, अरमीन और फारिस का कत्ल किया था।
उस इंसान ने उस दिन महक को 5 गोलियां मारी थी और उसकी कलाई पर भी अपनी छाप छोड़ी थी, और महक के वालिदैन की कलाइयों पर भी, जिससे दामिर को पता चला था। उस इंसान को लगा था कि महक मर चुकी है, मगर दामिर वक्त पर ना पहुंचता तो आज महक इस दुनिया में ना होती। आदम साहब, अरमीन और फारिस की मौत महक के वालिदैन की मौत के बाद हुई थी, और वही निशान जब दामिर ने आदम साहब, अरमीन और फारिस की कलाई पर देखा तो उसको ये बात मजीद तैश दिला गई थी कि इन सब को कत्ल करने वाला एक ही शख्स था जिसे दामिर आज तक ढूंढ न पाया था। इस निशान पर DNO डेथ लिखा हुआ था, जिसका मतलब दामिर जैसा ज़हीन इंसान ज़रूर समझ जाता। उसका मतलब था दी नेम ऑफ डेथ, यानी कि मौत का नाम, जिसका मतलब दामिर समझ चुका था, और दामिर ने उस दिन खुद से अहद किया था कि वो इस दी नेम ऑफ डेथ नामी इंसान को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मौत का नाम तो दामिर था उन लोगों के लिए जो बुराई की दुनिया में से थे। गुल रक्शे से उतरी और रक्शे वाले को 200 रुपए दिए। अब उसके पास 400 रुपए रह गए थे। उसने सर ऊंचा करके उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखा और अंदर दाखिल हुई। वो रिसेप्शन पर गई। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पर एक फुल टाइम फीमेल डॉक्टर की ज़रूरत थी ना। वो रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से पूछती है, जी तो क्या आप डॉक्टर हैं? रिसेप्शन पर खड़ी लड़की गुल से पूछती है। इसकी बात पर गुल ने लब भेजी, जी। गुल कहकर दोबारा, ओके आप वेट करें, मैं पूछकर बताती हूँ आपको। उस लड़की ने कहकर अजलान का नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम सर, एक फ़ीमेल डॉक्टर आई है। अजलान के फ़ोन उठाती उस लड़की ने अजलान से कहा। अजलान और दामिर महक के कमरे से होकर अब नाश्ता कर रहे थे। फरीदा बेगम अपने कमरे में ही नाश्ता करती थी और मुलाजमा इन्हें कमरे में नाश्ता दे चुकी थी। अजलान का फ़ोन रिंग हुआ तो उसने कॉल पिक करके दूसरी जानब कहे जाने वाली बात सुनी। ओके होल्ड करो ज़रा। अजलान ने उसे होल्ड करने का कहकर दामिर की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। तुम गिरनी के लिए एक फुल टाइम फीमेल डॉक्टर रखना चाहते थे ना, तो एक डॉक्टर आई है तो क्या कहूँ? अजलान ने दामिर से पूछा। इसमें पूछने की क्या बात है? उस लड़की को बोलो कि अपना सामान साथ ले आए। दामिर बेपरवाही से कहता दोबारा नाश्ता करने लगा है। ये क्या कह रहे हो तुम? हम उस लड़की को जानते तक नहीं, तो तुम कैसे किसी को भी रख सकते हो गिरनी के लिए? अजलान उसकी बेपरवाही पर दबी आवाज में घबराया। दामिर ने अपनी खूबसूरत नीली आंखों से आईब्रो उचकाकर अजलान को देखा। तुम उसे बुला लो घर में, मैंने उससे जो पूछना होगा खुद उससे पूछ लूंगा। दामिर कहते ही चेयर से उठा और वहां से चला गया। अजलान ने उसके जाने के बाद नफी में गर्दन हिलाई और कॉल पर दामिर की कही हुई बात कही और कॉल एंड कर दी और उठ गया। वो जानता था कि दामिर बाहर पोर्च में गाड़ी में बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा होगा, तो वो भी पोर्च में चला गया। तो तवक्को के एन मुताबिक दामिर कार में बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा था। अजलान भी जाकर कार में बैठ गया तो दामिर ने कार स्टार्ट की। कीपरमैन गेट पहले ही खोल चुका था, तो दामिर ने गाड़ी पोर्च से बाहर निकाली और जन से भगा ले गया। उस लड़की ने अजलान का फ़ोन बंद होते ही गुल को जॉब मिलने की खुशखबरी सुनाई और उसको अपना ज़रूरी सामान लाने को कहा। गुल को काफ़ी खुश हो गई थी। ये जॉब मिलने से एक तरफ उसको घर किराया भी नहीं देना पड़ेगा और दूसरी तरफ से उसकी एक जॉब मिली थी। गुल घर गई और अपना ज़रूरी सामान पैक किया और मालिक मकान को भी ये घर छोड़ने का कह दिया था। उसे सामान पैक करते करते 1.5 घंटा लग गया था और उसने घर की सफाई भी कर दी थी, क्योंकि सुबह उसने घर की सफाई नहीं की थी और अब दोपहर को 2 बज रहे थे और उसने सफाई की थी ताकि अब यहाँ से जा रही है तो साफ कर दे घर ताकि गंदा ना लगे। उसने साफ सफाई करके मुंह हाथ धोया और अपने कपड़े बदले और अच्छे से हिजाब किया और घर से बाहर आ गई। उसने रक्षा रखवाया और उसमें बैठकर दोबारा इस कंपनी का नाम बताया और वहां जाने का कहा। गुल वहां पहुंची और रक्षा वाले को पैसे दिए। अब उसके पास पैसे ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि आने और जाने वो 400 रुपए भी ख़त्म हो गए थे। वो अंदर दाखिल हुई और वापस उस लड़की के पास गई। मैं अपना सामान ले आई हूँ, तुम अब मुझे कहाँ जाना है? उस गुल ने उस लड़की के पास जाकर कहा, आपको ऑफिस की गाड़ी सर के घर ले जाएगी, आपने अब से वहीं रहना है और सर की गिरनी का फुल टाइम ध्यान रखना है। उस लड़की ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा। गुल भी मुस्कुरा दी। आप बाहर जाएं, वहाँ ऑफिस की एक कार खड़ी होगी, वो आपको सर के घर तक पहुंचा देगी। उस लड़की ने बाहर की तरफ इशारा करके कहा तो गुल ने मुस्कुरा कर उसका शुक्रिया अदा किया और बाहर चली गई।
وہ باہر گئی تو ایک کار وہاں کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک آدمی نے گل کو دیکھ کر کار کی بیک ڈور کھولی۔ وہ کار کا بیک ڈور کھولنے پر گل کی آنکھوں کے سامنے کئی مناظر لہرائے۔ آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے فرید انکل، میں خود دروازہ کھول لوں گی، تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ یونیورسٹی سے باہر آئی تو فرید انکل ڈرائیور نے اسے دیکھ کر کار کا بیک ڈور کھولا تو گل نے ان کی بیک ڈور کھولنے پر نرمی سے کہا، ارے گل بیٹیا، یہ تو ہمارا فرض ہے، اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ فرید انکل اس کی فکر پر مسکرا کر بولے، کوئی فرض نہیں ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے لیے دروازہ کھولتے ہوئے اچھے تھوڑی نہ لگیں گے۔ گل نے ان کی بات سن کر خفگی سے کہا، اچھا اب آپ بیٹھیں، دیر ہو رہی ہے۔ فرید انکل اس کے انداز پر مسکرا دیا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ گل بھی نفی میں سر ہلاتی کار میں بیٹھ گئی اور خود دروازہ بند کیا۔ میم، ڈرائیور نے گل کو بلایا تو گل اپنی پرانی یادوں سے باہر نکلی اور خاموشی سے کار میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے کار اسٹارٹ کی اور منزل کی طرف روانہ کر دی۔ تھوڑی دیر میں ایک خوبصورت عالیشان گھر کے سامنے کار رکی۔ کار پورچ میں آ کر رکی۔ گل گاڑی سے اتری تو اس خوبصورت اور بڑے گھر کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ گھر کسی محل سے کم نہیں تھا۔ وہ گھر کے اندر چلی گئی تو ملازمہ نے اسے دیکھ کر بیٹھنے کا کہا۔ شاید اذلان پہلے ہی ملازموں کو بتا چکا تھا۔ ملازمہ گل کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آئی تو گل نے انکار کر دیا اور بیٹھ کر گھر کی خوبصورتی دیکھنے لگی۔ آن کب آ رہا ہے پاکستان؟ دامیر نے اذلان سے پوچھا، جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت دامیر کے آفس میں تھے۔ اسی ہفتے آ رہا ہے، میری اس سے بات ہوئی تھی۔ اذلان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر دامیر کو دیکھ کر جواب دیا۔ دامیر نے جواب سن کر مخصوص ہاں میں سر ہلایا۔ تم نے فیمیل ڈاکٹر کا کہا تھا نا، وہ اب تک گھر پہنچ چکی ہوگی، اور تم نے کہا تھا کہ تم خود اس سے پوچھ لو گے جو تم نے پوچھنا ہوگا، تو اب چلو گھر۔ اذلان نے دامیر کو اس کا کہا یاد دلایا تو دامیر ہاں میں سر ہلاتا اٹھ گیا۔ اس وقت دوپہر کے 3 بجے تھے۔ وہ دونوں آفس سے باہر آئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ دامیر نے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی طرف روانہ کر دی۔ تھوڑی دیر تک وہ دو گھر پہنچے۔ دامیر نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور دونوں گاڑی سے باہر آئے۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو اندر ایک لڑکی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی جس کی ان کی طرف پشت تھی۔ گل جو گھر کو دیکھ رہی تھی، کسی کے قدموں کی چاپ سن کر کھڑی ہو گئی تھی، مگر اپنا رخ ان کی طرف نہیں کیا تھا۔ گل نے آہستہ سے اپنا رخ ان کی طرف موڑا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ گل کی نظریں سیدھا دامیر کے جوتوں پر گئی، جبکہ اذلان اور دامیر گل کو ہی دیکھ رہے تھے، جس کی نظریں اب دامیر کے جوتوں سے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھ رہی تھیں اور دامیر کی خوبصورت نیلی آنکھوں سے اس کی ڈارک برون آنکھیں ٹکرائیں۔ دامیر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور اس کے ڈارک براؤن آنکھوں میں اپنی خوبصورت نیلی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کی خوبصورت نیلی آنکھیں دیکھ کر گل کی آنکھوں کے سامنے اسی طرح کی دو خوبصورت نیلی آنکھیں لہرائی۔ وہ بغیر پلکیں جھپکائے اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ایکسکیوز می مس، دامیر نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ دامیر، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، میں تھک گیا ہوں کافی، تو تم دیکھ لو۔ اذلان دامیر سے کہہ کر اپنے روم میں چلا گیا۔ ایک تو آج اسے رامین اور فارس کی بہت یاد آ رہی تھی، اور دوسرا وہ کافی تھک چکا تھا، تو وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ گل کی نظریں اس کے کندھے تک آتے لمبے کالے بالوں پر گئی۔ اس نے پھر ایک نظر دامیر کو دیکھا، تو کیا آپ ڈاکٹر ہیں مس گل؟ دامیر نے آئی برو چکا کر گل سے پوچھا، تو وہ حیران ہوئی کہ اس کو گل کا نام کیسے پتا، وہ تو پہلے دفعہ مل رہی ہیں۔ ریسپشن پر کھڑی لڑکی نے گل کا نام پوچھ کر اذلان کو بتا دیا، اور اذلان نے دامیر کو بتایا تھا، تو اسی وجہ سے دامیر کو گل کا نام پتا تھا۔ مس گل، آپ یہاں جاب کرنے آئی ہیں تو مجھے پتا ہی ہوگا نا؟ دامیر نے اس کو حیرانی سے خود کو دیکھتے پا کر اس کا مطلب سمجھ کر آئی برو چکا کر پوچھا۔ جی سر، گل نے جلدی سے ہڑبڑا کر کہا۔ تو کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ دامیر نے دوبارہ وہی سوال دہرایا۔ میں نے MBBS کے 3rd ایئر کے امتحانات دیے ہوئے ہیں، جن میں سے پاس بھی ہو گئی ہوں، اور مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ ایک پیشنٹ کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیسے اس کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ MBBS کے 3rd ایئر میں اسٹوڈنٹ کو
हॉस्पिटल का विजिट करवाते हैं और सिखाते भी हैं। गुल ने नजरें झुकाकर कहते लब दांतों तले दबाए और दामीर के जवाब का इंतजार करने लगे। तो आपने आगे क्यों नहीं पढ़ा? दामीर ने उसके चेहरे पर नजरें गाड़े पूछा। कुछ वजूहात की बिना पर मैं आगे पढ़ नहीं सकी, गुल ने जमीन को देखते हुए जवाब दिया। और आपके घर वाले? दामी ने आईब्रो चुका कर पूछा तो गुल ने नजरें उठाकर उसकी नीली आंखों में देखा। मेरे घर वाले नहीं हैं, गुल ने जब्त से कहा। उसकी आंखों में घर वालों को याद करके नमी झलकी, जिसको छुपाने के लिए उसने नजरें दोबारा झुका ली। आई मीन टू से के कोई बहन या भाई? दामीर ने मानो उसका जब्त आजमाया। उसकी सवाल पर गुल ने नजरें उठाकर दोबारा उसे देखा कि शायद ये शख्स पागल है। जब वो कह चुकी है कि उसके घर वाले नहीं हैं तो बार बार पूछ क्यों रहा है? आपको क्या मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं? गुल ने सुर्ख होती आंखों से इतनी आहिस्ता आवाज में पूछा कि बामुश्किल दामीर उसकी की बात सुन पाया। जी बिल्कुल। आपको यहाँ रहना है तो आपके बारे में कुछ पता भी तो होना चाहिए, या ऐसे ही रख लूँ? दामीर ने उसकी जब्त से सुर्ख होती आंखों को देखकर आबरू उचका कर कहा। उसकी बात पर गुल लब भेज गई और अपने घर वालों की याद में आने वाले आंसू को अंदर धकेला। आपकी उम्र क्या है? दामीर ने पूछा तो गुल को उसके फजूल सवालों पर शदीद गुस्सा आया। 21 साल। उसने एक नज़र उसे देखकर कहा और दोबारा नज़रों का जाविया बदल लिया। तो क्या आप एंगेज्ड हैं कहीं? दामीर ने उसकी झुकी हुई आंखों को देखकर कहा। उसके सवाल पर गुल ने नजरें उठाकर उसकी नीली आंखों में देखा और एक मतलब फिर ये नीली आंखें उसको किसी की याद दिला गई। आपको इस सवाल का अब इस सवाल का जॉब से क्या तलक है? उसने गुस्सा को जब्त करते हुए कहा। इस बात का जॉब से ये तलक है कि कल को कोई आपका मंगेतर आ जाए और बोले कि ये मेरी मंगेतर है तो मैं इतनी जल्दी कहाँ से एक नई डॉक्टर का इंतजाम करूंगा? दामीर ने एक गहरी सांस खारिज करके उसको देखकर कहा। दामीर की बात सुनकर गुल को गुस्सा तो बहुत आया मगर वो बर्दाश्त कर गई। उसको दामीर के फजूल सवाल गुस्सा दिला रहे थे कि ये भी कोई पूछने वाला सवाल है। नहीं हूँ एंगेज, उसने कमाल जब्त से कहा और नज़रें दूसरी तरफ कर लीं। ओ, मैं आपका पूरा नाम तो पूछना ही भूल गया, क्योंकि रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने पूरा नाम तो बताया ही नहीं था। तो आप अपना पूरा नाम बताएं, दामीर ने याद आने पर कहा। अब जाकर याद आया है, पूरा नाम पूछना है बेवकूफ़ इंसान, गुल ने दिल में सोचा। गुल इब्राहिम, उसने दांत पीस कर कहा। ठीक है। दामीर जान चुका था कि अब अगर उसने कुछ और पूछा तो वो फट पड़ेगी। आपने मेरी गिरनी का ख्याल रखना है, उन्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप उनके पास हर वक्त मौजूद हो। मुझे गिरनी के मामले में कोताही बिल्कुल पसंद नहीं, तो आप भी इस बात का ख्याल रखिएगा। दामीर ने संजीदगी से कहा तो गुल ने हाँ में सर हिला दिया। आप उस घर में कहीं भी जा सकती हैं सिवाय उस कमरे के। दामीर ने कहते ही महक के कमरे की तरफ इशारा किया तो गुल ने उस कमरे की तरफ देखा जो बंद था। जी ठीक है, गुल ने साहबत में सर हिला दिया। गुड। दामीर ने गुल से कहते ही मुलाजमा को बुलाया। आप इनका सामान गेस्ट रूम में पहुंचा दें, ये अब से वहीं रहेंगी रात को और दिन में सारा टाइम गिरनी के पास। दामीर मुलाजमा को हदायत देता, आखिर में गुल से कहता वहां से चला गया, जबकि मुलाजमा गुल का सामान गेस्ट रूम में ले गई। क्या अजीब किस्म का पागल इंसान है, ऐसे सवाल भी कोई पूछता है एंगेज्ड हो? गुल ने गुस्से से कहते आखिर में उसकी नकल उतारी। गुल फिर उसी तरफ चल दी जहाँ अभी थोड़ी देर पहले मुलाजमा गई थी। वो उस कमरे में गई तो मुलाजमा सामान रख कर चली गई थी। वो इस कमरे को देखने लगी जो बहुत खूबसूरत था। उसकी आंखों के सामने अपना कमरा आया तो अपने घर और घर वालों को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। कितना मुश्किल होता है अकेला जिंदगी गुजारना जहाँ कोई अपना ना हो बल्कि वहशत ही वहशत हो। गुल ने बेबसी से सोचा और जाकर उस जहाजी सैज बेड पर बैठ गई। उसने अपना सामान खोला और उसमें से अपनी फैमिली पिक निकाली जहाँ उसके माँ बाप और छोटी बहन और वो थी। उसने अपनी माँ बाप और छोटी बहन की तस्वीर पर हाथ फेरा, आंसू गाल से बहकर फ्रेम पर गिरे। उसने तस्वीर को खुद से लगा लिया। एक सिसकी मुंह से निकली कि तभी दरवाजा नॉक हुआ। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए, तस्वीर वापस बैग में रखी और अंदर आने की इजाजत दी। मुलाजमा अंदर आई। सर, आपको बाहर बुला रहे हैं। मुलाजमा ने अंदर आकर ताबदारी से कहा, मैं आती हूँ। गुल ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। मुलाजमा सर हिलाती बाहर चली गई। अब पता नहीं कौन से सवाल पूछने हैं
وہ خود سے کہتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ دامیر باہر کھڑا شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے بلایا؟ گل نے اس کے پاس پہنچ کر کہا۔ بلایا ہی ہے تو آپ یہاں آئی ہیں نا؟ دامیر نے الٹا سوال کیا۔ اف، ایک تو یہ شخص کبھی سیدھا جواب نہیں دے گا، شاید پاگل ہے، یا اللہ مجھے صبر دے، وہ دل میں سوچتی۔ خود سے کہتی ہے مس گل۔ دامیر نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر اسے بلایا تو وہ سوچوں سے باہر نکلی اور دامیر کی نیلی آنکھوں میں دیکھا، مگر جلد ہی نظریں چرا کے جانے کیوں یہ شخص اس کو کسی کی یاد دلاتا تھا جس سے وہ انجانے میں محبت کر بیٹھی تھی۔ آپ بات کرتے وقت کہاں کھو جاتی ہیں؟ اگر اس وقت اس طرح ہی چلا تو آپ کیسے میری گرینی کا خیال رکھیں گی؟ دامیر نے کہا، ہاتھ پاکٹ میں ڈال کر آئی برو اچکا کر کہا، نو سر، ایسی بات نہیں ہے۔ گل نے جلدی سے کہا، تو پھر کیسی بات ہے؟ دامیر کے سوال پر گل نے نظریں اٹھا کر اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں کا نظروں کا زاویہ بدلا۔ کوئی بات نہیں ہے، اس نے ایک گہری سانس بھر کر کہا۔ وہ تو مجھے نظر آ ہی رہا ہے، دامیر نے کہا تو گل نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ چلیں آئیں، میں آپ کو گرینی سے ملوا دوں، دامیر نے گل کو خود کو دیکھتے پا کر کہا۔ گل نے ہاں میں سر ہلایا تو دامیر فریدہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھے تو گل بھی اس کے پیچھے گئی۔ دامیر فریدہ بیگم کے کمرے میں گیا تو فریدہ بیگم تسبیح کر رہی تھیں۔ دامیر نے گل کو پیچھے آنے کا کہا اور خود بھی اندر چلا گیا۔ گل اندر گئی تو وہ کمرہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ دامیر ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ گرینی، یہ ہے آپ کی ڈاکٹر جو آپ کے ساتھ ہر وقت رہیں گی، دامیر نے مسکرا کر کہا تو فریدہ بیگم نے گل کو دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ فریدہ بیگم نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلا دیا تو گل نے شکر کا سانس لیا۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے ریجیکٹ نہ کر دیں۔ میں آتا ہوں مس گل، آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ کھڑا ہو کر گل کو اپنے ساتھ آنے کا کہتا باہر چلا گیا۔ گل ایک نظر فریدہ بیگم کو دیکھتی دامیر کے پیچھے گئی۔ گل باہر گئی تو ذلان باہر صوفے پر بیٹھا ہوا موبائل یوز کر رہا تھا اور دامیر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مس گل، ابھی دامیر آگے کچھ کہتا کہ کسی لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازیں مہک کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ گل اچانک کسی کی چیخیں سن کر ڈر گئی تھی، جبکہ اذلان اور دامیر مہک کے کمرے کی طرف بھاگے۔ اذلان اور دامیر کمرے میں گئے تو اندر مہک چیخ رہی تھی۔ ان دونوں نے مہک کے بازوؤں کو پکڑ کر اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ ماما، پاپا، مہک چیختی ہوئی اپنے ماں باپ کو بلانے لگی۔ گل باہر سے ساری آوازیں سن رہی تھی۔ اس کے قدم خود بخود اس کمرے کی طرف بڑھے۔ وہ بھول چکی تھی کہ دامیر نے اسے اس کمرے میں جانے سے منع کیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھا کہ اس سے پہلے ہی دامیر دروازہ کھول کر باہر آیا اور گل کو باہر دیکھ کر اس کو غصہ چڑھ گیا۔ میں نے کیا کہا تھا کہ آپ سارے کمروں میں جا سکتی ہیں سوائے اس کمرے کے؟ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ دامیر گل کو کمرے کے باہر کھڑے دیکھ غصے سے چیخا۔ اس کے چیخنے پر گل ایک دم ڈر کر پیچھے ہوئی اور حیرانی سے اس کو دیکھنے لگی۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہیں، جائیں اپنے کمرے میں، وہ اسے خود کو حیرانی سے دیکھتا پا کر چیخا۔ گل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اذلان دامیر کے چیخنے پر باہر آیا اور گل کو دیکھا جو آنسو بہا رہی تھی۔ دامیر، کنٹرول یور سیلف۔ اذلان نے گل کے چہرے پر ڈر دیکھ کر دامیر کو خاموش کروایا اور جلدی سے نرس کو بلایا۔ نرس جلدی سے اندر گئی اور مہک کو انجیکشن لگا کر دوبارہ سلا دیا، جبکہ گل نے دامیر کو دیکھا جو اب غصے میں اسے دیکھ کر اندر واپس جا چکا تھا۔ گل اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا اور رونے لگی۔ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے اللہ پاک؟ گل نے روتے ہوئے اللہ سے پوچھا۔ میں نے تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، تو پھر میرے ساتھ ہر کوئی برا کیوں کرتا ہے؟ گل نے روتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ خود کو بے بس پا کر وہ رو دی تھی۔ اذلان اور دامیر مہک کے کمرے سے باہر آ گئے۔ مہک اب نارمل ہو کر دوبارہ سو چکی تھی۔ دامیر، تمہیں گل سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اذلان نے دامیر کو اس کے رویے پر غور کروایا تو دامیر کو یاد آیا کہ اس نے کتنے برے طریقے سے اسے ڈانٹا تھا۔ مگر جب میں نے اسے مہک کے کمرے میں جانے سے منع کیا تھا تو وہ کیوں وہاں آئی تھی؟ دامیر نے اذلان سے الٹا سوال کیا۔ بھول گئی ہوگی وہ، مگر تمہیں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اذلان نے گل کی سائڈ لی۔ تم کیوں اس کی اتنی سائڈ لے رہے ہو؟ تمہاری کیا لگتی ہے وہ؟ دامیر نے اذلان کو گل کی سائڈ لیتے دیکھا تو سوال کیا۔ انسانیت کا رشتہ تو ہے نا؟ اذلان نے آنکھیں گھما کر کہا۔
ضمیر نے اذلان کو دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ضمیر گل کے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازہ نوک کیا۔ گل اب اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ دروازے پر دستک ہونے پر اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ ضمیر اجازت ملنے پر اندر آیا تو گل کی ڈارک براؤن آنکھوں کو دیکھا جو رونے کی چغلی کر رہی تھی۔ مس گل، میں نے جیسے آپ سے بات کی اس کے لیے میں کافی شرمندہ ہوں، مگر جب میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نے اس کمرے میں نہیں جانا تو آپ کو نہیں تھا آنا چاہیے۔ ضمیر نے گل کے پاس جا کر کہا تو گل نے سیدھا اسے دیکھا جہاں شرمندگی کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ کیا تھا وہ انسان؟ غلطی کر کے بھی شرمندہ نہیں تھا، جبکہ کہہ رہا تھا کہ میں شرمندہ ہوں، بلکہ الٹا اسے ہی اس کی غلطی بتا رہا تھا۔ سوری کا ایک لفظ تک بولا نہیں جاتا ہوں، گل نے غصے سے دل سے سوچا۔ اٹس اوکے، آئندہ خیال رکھوں گی میں بھی، گل نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ ضمیر نے اسے ایک نظر دیکھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ گل کو اس پر بے تحاشا غصہ آیا، مطلب شکریہ تک ادا نہیں کیا کہ گل نے اسے معاف کر دیا ہے، مگر ایک دم گل کو یاد آیا کہ اس نے معافی کب مانگی ہے جو اس نے معاف کر دیا ہے۔ گل کو اپنی بے وقوفی پر بہت غصہ آیا اور پاؤں پٹک کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ قاسم خان، نیم آف دا ڈیتھ، موت کا نام۔ بیسٹ نے ہمارا ایک اور وفادار کو پکڑ لیا ہے، مگر ہمارے وفادار نے ایک لفظ نہیں بتایا اسے، اور اسی وفاداری کی وجہ سے وہ اپنی جان کی بازی ہار بیٹھا۔ نادر، قاسم خان کا سب سے وفادار بندہ، اس نے اس کو بتایا تو قاسم خان نے اس کی بات سن کر ایک زوردار قہقہ لگایا۔ وہ بیسٹ مجھے کبھی ڈھونڈ بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں ہوں موت کا نام، اور مجھے کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا، قاسم خان نے کہتے ہی جناتی قہقہ لگایا۔ مگر بیسٹ نے آج تک برائی کی دنیا کے ہر برے بندے کو کسی نہ کسی طرح سے ڈھونڈ کر مارا ہے۔ تو نادر کہتا ہوا رک گیا۔ تم اس بیسٹ کی سائے لے رہے ہو؟ قاسم خان نے غصے سے چیخ کر کہا۔ اس بیسٹ سے تو مجھے اب خود ہی ملنا ہوگا، اور میں اس سے بتاؤں گا کہ مجھ سے طاقتور اس برائی کی دنیا میں کوئی نہیں۔ قاسم خان نے غصے میں کہا تو نادر نے اسے دیکھا جو کسی کو خود سے زیادہ طاقتور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بیسٹ آدم کا ہی بیٹا ہے جس کو آپ نے اپنی بات نہ ماننے کی وجہ سے مار دیا تھا، نادر نے کہا تو قاسم خان نے اسے دیکھا۔ جو میری بات نہیں مانتا تو اس کا انجام موت ہی ہے۔ جو میری پسندیدہ چیز مجھے نہیں دیتا میں اسے جان سے مار دیتا ہوں، پھر چاہے وہ انسان ہو یا کوئی چیز، میں اسے اس کا بھی نہیں رہنے دیتا۔ اور آدم نے میری بات نہیں مانی تھی تو اس کا انجام موت تھا، اور اب اس کا بیٹا بیسٹ میرے راستے میں آ رہا ہے تو میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ قاسم خان نے غصے سے کہتے اچانک قہقہ لگایا اور پھر ہنستا چلا گیا۔